सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। जैसे कि हमने पिछली वाली वीडियो में डेवलपमेंटल बायोलॉजी कवर की थी ऑफ फ्रॉग, ऐसे ही जो हमारा आज का टॉपिक है इट विल कवर द डेवलपमेंटल बायोलॉजी। दिस विल कवर डेवलपमेंटल बायोलॉजी ऑफ सी एलिगन्स। सो टुडे वी विल बी सीइंग कि सी एलिगन्स में कैसे एक्सिस की फॉर्मेशन होती है, कैसे उसमें क्लीवेज पैटर्न जो है वर्क करता है। सो डेट ऑल विल बी सीइंग इन टुडेज लेक्चर। ठीक है, ओके। तो सबसे पहले जैसे कि हम जानते हैं कि जब भी हमें डेवलपमेंटल बायोलॉजी या फिर क्लीवेज के पैटर्न के बारे में स्टडी करना होता है, द फर्स्ट थिंग वी मस्ट नो अबाउट द एग, कि जो एग है वो कैसा है, आइदर इट इज़ आइसोलेसिथल, सेंट्रोलेसिथल, टीलोलेसिथल, किस वाले टाइप में आता है। तो जो हमारा सी एलिगन का सारा जितना भी होता है, नाउ वी नो डेट सी एलिगन बिलोंग्स टू द कैटेगरी ऑफ नीमेटोड्स। उसके अलावा इसके पास भी आइसोलेसिथल एग होता है। अब आइसोलेसिथल एग का मतलब क्या हुआ कि जो भी इसका सेल होगा, सेल के अंदर जो योग की डिस्ट्रीब्यूशन होगी वो सभी कहीं पे क्या होगी, इवन नंबर ऑफ योग डिस्ट्रीब्यूट होगा। इसीलिए जो इसका पैटर्न ऑब्जर्व होता है दैट इज सेम एज द मैमल्स, होलोब्लास्टिक रोटेशनल क्लीवेज। होलोब्लास्टिक का मतलब कि सारे एग में कहीं से भी जो क्लीवेज फरो है वो पास कर सकती है। सो द आइसोलेसिथल इसका एग हो गया। उसके अलावा इट फॉलोज द होलोब्लास्टिक रोटेशनल क्लीवेज पैटर्न। ठीक है, अब उसके बाद इसमें दो तरह के हमें सेल्स, चलो उसके पहले भी हम देखते हैं कि आज हमने पढ़ना क्या है। तो वी विल सी डैट कि कैसे एंटीरियर और पोस्टीरियर एक्सिस स्पेसिफाई होती है और कैसे डॉर्सल एंड वेंट्रल एक्सिस स्पेसिफाई होती है। जो डॉर्सल वाला पार्ट है ना, फॉर एग्जांपल जो सी एलिगन है वो कुछ ऐसा सा हमें दिखता है, और इसमें जो इसका बेली वाला पार्ट होता है दैट इज़ द डॉर्सल रीजन। तो डॉर्सल रीजन बेली वाला पार्ट होता है, और जो ऊपर वाला रीजन रह जाता है दैट इज़ द वेंट्रल रीजन, जहाँ पे इसका माउथ वगैरह देखने को मिलेगा। दिस एरिया विल बी एंटीरियर और दूसरा एरिया हमारा होगा पोस्टीरियर। ठीक है, सो अब यही एक्सिस को हमें इस वाले चैप्टर में फॉर्म करना है कि कैसे हम ये एक्सिस को बनाएंगे। उससे पहले अगर मैं देखूं कि सी एलिगन्स में दो तरह के सेल्स पाए जाते हैं। एक तो हमारे पास होते हैं फाउंडर सेल्स, ठीक है, और एक हमारे पास होते हैं स्टेम सेल्स। ठीक है, अब इनके केस में जो फाउंडर सेल्स होते हैं दे आर ऑफ द लीनिएज ए बी टाइप, लाइक ए बी हो गया, एम एस हो गया, ई हो गया, सी हो गया, डी हो गया, ये हमारे फाउंडर सेल्स होते हैं। ठीक है, ऐसे ही हमारे पास स्टेम सेल्स होते हैं। स्टेम सेल्स इसमें पी वाली लीनिएज के होते हैं। जितने भी, अगर मैं P1 लिख रही हूँ, P2 लिख रही हूँ, आगे जाकर P3 लिख रही हूँ, P4 लिख रही हूँ, इसका मतलब वो सारे स्टेम सेल की लीनिएज को बिलोंग कर रहे हैं। वहीं अगर मैं ए बी लिख रही हूँ, MS लिख रही हूँ, ई लिख रही हूँ, सी लिख रही हूँ, डी लिख रही हूँ, इसका मतलब कि वो किसको बिलोंग कर रहे हैं, फाउंडर सेल्स को बिलोंग कर रहे हैं। अब उसके बाद इसमें क्लीवेज पैटर्न कैसा होगा। अब आपको पता है कि जब भी हम स्टेम सेल का पैटर्न स्टडी करते हैं, व्हेनेवर वी स्टडी स्टेम सेल पैटर्न, हमें पता है कि ये एसिमेट्रिक डिवीजन अंडरगो करता है। अगर आपने प्रीवियसली स्टेम सेल्स के बारे में पढ़ा होगा तो आपको पता है कि जो स्टेम सेल होता है वो एसिमेट्रिक पैटर्न फॉलो करता है। तो इसे भी देख लेते हैं कि एसिमेट्रिक पैटर्न क्या होता है। इसमें क्या होता है कि अगर हमारे स्टेम सेल ने डिवाइड करना है तो एक तो वो अपनी डॉटर सेल वाली लीनिएज बनाता है, और दूसरा वो अपना ही सेल्फ रिन्यूअल करके एक और स्टेम सेल बना लेता है। अब ये वाला हमारा क्या हो गया, डिफरेंशिएटेड सेल हो गया। ठीक है, ये वाला हमारा क्या हो गया, डिफरेंशिएट सेल हो गया। अब स्टेम सेल का पूल भी रेप्लेनिश हो गया, उसका पूल भी नहीं कम हुआ, और उसने आगे एक डिफरेंशिएटेड सेल को दे भी दिया। तो ऐसे ही हमारा डिफरेंशिएटेड सेल क्या होता है, दिस डिफरेंशिएटेड सेल ओनली इज़ आर फाउंडर सेल। अब इसमें भी क्या होगा कि हमारा स्टेम सेल होगा, जो स्टेम सेल होगा वो डिवाइड करेगा, किस में डिवाइड करेगा, एक फाउंडर सेल बनाएगा और दूसरा हमारा अलग से स्टेम सेल बनाएगा। ये जो स्टेम सेल बनाएगा, अब ये जो स्टेम सेल है फिर आगे से फिर से एक फाउंडर सेल बनाएगा और फिर से एक हमारा क्या बना देगा,
स्टेम सेल बना देगा। तो ऐसे ही हमारी जो लीनिएज है वो चलती रहेगी, ठीक है, इन केस ऑफ सी एलिगेंस। तो अब हम क्लीवेज का प्रोसेस देखते हैं कि कैसे ये चलता है। तो सबसे पहले हमारे पास प्रेजेंट होता है PO, दैट इज जाइगोट, ठीक है। अब जाइगोट के अंदर क्लीवेज होती है एंड इट विल फॉर्म अगेन, AB हमारा क्या बन गया, फाउंडर सेल, और P1 यहाँ पे क्या है, हमारा स्टेम सेल। फिर दोबारा से P1 की क्लीवेज होगी तो ये क्या बनाएगा, एक बनाएगा P2 जो हमारा दूसरा स्टेम सेल है, और उसके अलावा ये क्या बना देगा, P2 के अलावा EMS बना देगा, दिस इज EMS। फिर अगेन P2 आगे डिवाइड करेगा इनटू P3 जो हमारी तीसरी स्टेम सेल लीनिएज होगी, और इसके साथ बना देगा C, ठीक है। ऐसे ही जो P3 है वो आगे डिवाइड करेगी इनटू P4 इनटू, जस्ट अ मिनट, तो आगे यही आगे किस में डिवाइड करेगी, P4 में, और उसके साथ बना देगी हमारा एक और फाउंडर सेल, डैट विल बी D। फिर से P4 आगे डिवाइड करेगी इनटू Z2 एंड Z3। अब जो Z2 और Z3 होती है ना, ये हमारी जर्म सेल्स की लीनिएज होती है, मतलब कि ये आगे जाके जर्म सेल्स या फिर जो भी हमारा oocyte स्पर्म वगैरह वो सारे ये बनाएगी। तो ये जो दो सेल्स होती हैं Z2 और Z3 ये हमारी जर्म सेल्स होती हैं, ठीक है। अब उसके अलावा अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारा, just a minute, let me choose another color shade। तो यहाँ पे हमारा ये वाला जो बन गया, दिस इज ऑल्सो स्टेम सेल, दिस इज ऑल्सो स्टेम सेल, ये भी हमारा स्टेम सेल और ये भी हमारा स्टेम सेल। अब ये जो EMS था ये क्या था, हमारा फाउंडर सेल था। ये EMS आगे फिर से डिवाइड होगा E में और MS में। ये E से हमारा क्या बनता है, इस E की फेट होती है कि ये आगे जाके बनाता है इंटेस्टाइन। और नाउ नेक्स्ट वी हैव इज कि MS ने हमारा क्या बना लिया, मसल्स बना लिया, और E ने हमारा क्या बना लिया, इंटेस्टाइन। ऐसे ही जो AB है ये भी आगे टूटेगा, ये हमारा फाउंडर सेल ही है, ये आगे ABA देगा और एक ABP देगा, ठीक है। ये जो ABA है ये आगे देगा PHN एंड HN। अब इसका मतलब क्या हुआ, P से हमारा हुआ फेरिंग्स, H से हमारा हुआ हाइपोडर्मिस, और N से हमारा हुआ न्यूरॉन्स। इसको आप याद रख सकते हो, अबे फ़ोन कर, हाँ करता हूँ। तो ऐसे मैंने इसको याद किया था कि कैसे हम AB और ABP की लीनिएज को याद कर सकते हैं। तो दिस इज़ द चार्ट। ऐसे ही ABB भी आगे डिवाइड करेगा, ABA भी आगे डिवाइड करेगा, जैसे कि जो ABA है वो आगे जाके देगा ABI एंड ABAR, ABP भी जाके आगे सेम ABPI एंड ABPR। तो उन्हीं से ये सारी आगे चीज़ें आपकी बनी हुई हैं। तो ऐसा हमारा कुछ फेट होता है इन द केस ऑफ सी एलिगन, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट हमारा जो काम होता है डैट इज स्पेसिफाई करना, हमारा फर्स्ट वाला जो रह गया था। तो ये हमने देख लिया क्लीवेज पैटर्न। अब हम करेंगे कि कैसे एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस जो है वो स्पेसिफाई होती है इन केस ऑफ सी एलिगन्स। अब सी एलिगन्स में बहुत ही सिंपल तरीके से एक्सिस स्पेसिफाई होती है। तो हमें पता है कि एग और स्पर्म की फ्यूजन होती है। अब जब आपने फ्रॉग में देखा तो आपने देखा कि जिस साइड पे जो स्पर्म एंटर कर रहा था वो वाली साइड हमारी कौन सी स्पेसिफाई हो रही थी, हमारी हो रही थी वेंट्रल साइड। अब इस केस में क्या होता है कि जो स्पर्म की एंट्री होती है, अगर स्पर्म का जो प्रो न्यूक्लियाई है वो जिस भी साइड से एंटर करेगा उस साइड को हम नेम दे देते हैं पोस्टीरियर साइड। तो इसका मतलब कि पोस्टीरियर साइड कैसे स्पेसिफाई होती है, स्पर्म की एंट्री से, ठीक है। सो पोस्टीरियर साइड इज द साइड वेयर स्पर्म प्रो न्यूक्लियाई एंटर, ठीक है। उसके अलावा सेम वे जो ऑपोजिट साइड होगी
और जो ऑपोजिट साइड होगी जहाँ पे स्पर्म की एंट्री नहीं होगी दैट विल बी द एंटीरियर साइड। ठीक है, तो एंटीरियर साइड जहाँ पे स्पर्म की एंट्री नहीं होगी और पोस्टीरियर साइड हमारी वो हो जाएगी जहाँ पे स्पर्म की एंट्री हो जाएगी। अब ये अकेला फैक्टर नहीं होता, एक तो फैक्टर ये हो गया। सेकंड फैक्टर हमारे पास आता है पी ग्रेन्यूल्स। अब पी ग्रेन्यूल्स क्या होते हैं, ये कुछ तरीके के राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस होते हैं जो कि फंक्शन करते हैं स्पेसिफाई करने में पी सेल जर्म सेल्स को भी, और उसके अलावा इनकी माइग्रेशन से भी पोस्टीरियर और एंटीरियर एक्सिस जो है वो स्पेसिफाई होती है। फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होता है कि जो पी ग्रेन्यूल्स होते हैं फर्टिलाइजेशन के पहले, सो बिफोर फर्टिलाइजेशन ये जो पी ग्रेन्यूल्स होते हैं ये स्कैटर्ड होते हैं। उसके बाद जैसे ही फर्टिलाइजेशन हो जाती है उसके बाद ये स्कैटर्ड वाले एक जगह पे शिफ्ट कर जाते हैं विद द हेल्प ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स। फिर माइक्रोट्यूब्यूल्स के थ्रू इनकी मूवमेंट हो जाती है। अब उसके बाद हम देखेंगे कि यही पी ग्रेन्यूल्स इन एडिशन टू द मूवमेंट ऑफ स्पर्म प्रोन्यूक्लियाई ये भी हमारी क्या स्पेसिफाई करेंगे, एंटीरियर और पोस्टीरियर एक्सिस को। ठीक है, तो सिंपली अब क्या होगा कि आपको देखने को मिलेगा कि पोस्टीरियर एक्सिस बनी है और एक एंटीरियर एक्सिस बनी है। पोस्टीरियर एक्सिस में आपको देखने को मिलेगा कि एक तो वहाँ पे होगा आपका प्रोन्यूक्लियाई, ठीक है, उसके अलावा आपको PAR6 और PAR3 देखने को मिलेंगे। एंटीरियर साइड पे आपको PAR1 और PAR2 देखने को मिलेंगे। सो द रीजन ऑफ स्पर्म प्रोन्यूक्लियाई लोकेटेड, वहाँ पे पी ग्रेन्यूल्स की अकमलेशन होगी। कौन से पी ग्रेन्यूल्स, 1 और 2, और वो कौन से बन जाएंगे पोस्टीरियर साइड में। और दूसरी साइड हमारी कौन सी बन जाएगी, दूसरी साइड हमारी बन जाएगी एंटीरियर साइड। अब उसके अलावा तो अगर हम देखें तो कैसी हमारी प्लोरैलिटी बनी, उसके अलावा एक और चीज़ रहती है कि इधर होती है आपकी एंटीरियर एक्सिस, इधर होती है आपकी पोस्टीरियर एक्सिस। ठीक है, और उसके अलावा इधर आपकी होती है AB सेल की लीनिएज और इधर आपकी होती है P सेल्स की लीनिएज। ठीक है, तो आपको इस साइड पे कौन से ग्रेन्यूल्स मिलेंगे, इस साइड पे आपको मिलेंगे 6 और 3 वाले, सॉरी यहाँ पे मिलेंगे 1 और 2 वाले, और यहाँ पे मिलेंगे 6 और 3 वाले। तो एक तो पी ग्रेन्यूल्स और दूसरे हमारे स्पर्म प्रोन्यूक्लियाई, तो इनकी वजह से हमारी एक्सिस डिटरमाइन हो गई। तो हमारी पोस्टीरियर एक्सिस कैसे डिटरमाइन हुई है, हमारी पोस्टीरियर एक्सिस डिटरमाइन हुई है बाय, ये हमारी शॉर्ट समरी है जो हमने अभी अभी देखा, बाय स्पर्म प्रोन्यूक्लियाई प्लस PAR6 and 3। सेम वे एंटीरियर साइड कैसे स्पेसिफाई हुई है, जहाँ पे स्पर्म प्रोन्यूक्लियाई नहीं आया पर उसके अलावा PAR1 और 2 देखने को मिला है। ठीक है, अब PAR क्या लिखा है, PAR मतलब इट इज़ अ हाईली कंजर्व्ड नेटवर्क ऑफ स्कैफोल्डिंग प्रोटीन्स जो कि रेगुलेट करते हैं साइटोप्लाज्मिक पार्टीशनिंग को अर्ली एम्ब्रियो ऑफ C एलिगन्स में। क्या बोला है मैंने, आई जस्ट सेड इस कि PAR हमारे क्या है, इसकी फुल फॉर्म होती है PAR की प्रोटीएज एक्टिवेटेड रिसेप्टर्स, प्रोटीएज एक्टिवेटेड रिसेप्टर्स है क्या, ये स्कैफोल्डिंग प्रोटीन्स हैं एंड दे आर द रेगुलेटर्स ऑफ साइटोप्लाज्मिक पार्टीशनिंग, दे आर द रेगुलेटर्स ऑफ साइटोप्लाज्मिक पार्टीशनिंग। तो अगेन तो दूसरी जो एंटीरियर पोस्टीरियर एसिमेट्री है फर्टिलाइजेशन के बाद वो हमने देखने को मिला विद द हेल्प ऑफ पी ग्रेन्यूल्स। पी ग्रेन्यूल्स कुछ नहीं है, वो सिर्फ हमारे एक राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन्स हैं। फर्टिलाइजेशन के बाद जो पी ग्रेन्यूल्स हमारे रैंडमली स्कैटर्ड थे वो रैंडमली स्कैटर्ड क्या हो गए, एक जगह पे मूव करने लग गए। ठीक है, पी ग्रेन्यूल्स जो P1 सेल के होंगे वो पोस्टीरियर साइड पे रहेंगे, जैसे कि हमने यहाँ पे देखा कि जो पी ग्रेन्यूल्स वाले हैं, ठीक है, पोस्टीरियर साइड वाले कहाँ पे रहेंगे, वो हमारे P1 सेल की लीनिएज में रहेंगे, और एंटीरियर साइड वाले जो है हमारे वो दूसरे में रहेंगे। अब अगर स्पेसिफिक लोकेशन की बात करनी हो तो पी ग्रेन्यूल्स
पी वाली सेल लीनिएज में भी P4 सेल में रहते हैं, जिसकी प्रोजेनी आगे जाके स्पर्म और एग्स में बनती है। ठीक है, तो अगर हमारे पास म्यूटेशन का एक केस आ गया कि आपका जो पी ग्रेन्यूल्स है या फिर PAR में म्यूटेशन है, पार्टीशन डिफेक्टिंग जीन्स में म्यूटेशन है, देन देयर विल बी नो पार्टीशनिंग सीन, कोई भी पार्टीशनिंग वहाँ पे ऑब्जर्व नहीं होगी। ठीक है, तो ये थी कैसे हमारी एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस स्पेसिफाई होती है। अब उसके बाद बहुत सिंपल जो हमारा सेकंड पार्ट है कि डॉर्सल वेंट्रल एक्सिस की स्पेसिफिकेशन कैसे होती है। तो दिस इज़ वेरी सिंपल। डॉर्सल वेंट्रल कैसे स्पेसिफाई होती है, अब इसी सेल लीनिएज को देखो आप। अब यहाँ पे आपके पास एक ABP था और एक आपके पास नीचे था EMS, तो यहीं से होगी जो आपकी ABP लीनिएज है वो देगी डॉर्सल साइड, फ्यूचर डॉर्सल साइड, और जो आपकी EMS होगी वो देगी फ्यूचर वेंट्रल साइड। मतलब जिस साइड पे आपका EMS होगा वो साइड क्या बना देगी, वेंट्रल साइड, और जिस साइड पे ABP होगा वो साइड कौन सी बना देगी, डॉर्सल साइड। कैसे देखने को मिलेगा, सपोज ये आपका एग था, एग में ये एक्सिस एंटीरियर हो गई, ये एक्सिस पोस्टीरियर हो गई। ठीक है, फिर हमने देखा इधर हमारी AB सेल लीनिएज पड़ी होती है। ठीक है, और इधर हमारी P1 सेल की लीनिएज पड़ी होती है। अब उसके बाद हमारा क्या होगा, उसके बाद इनकी डिवीज़न होगी। यहाँ पे अगर देखोगे तो इधर बाद में P2 आ जाएगा, इधर देखोगे फिर ये वाला डिवाइड करके यहाँ पे EMS आ जाएगा, फाउंडर सेल जब इनकी डिवीज़न होगी। एक साइड पे ABA आया होगा और एक साइड पे ABP आ जाएगा। तो इसी से ही अब आपकी लीनिएज स्पेसिफाई होगी। कैसे, जिस साइड पे ABA आ रहा है ये तो इंटीरियर साइड थी ही हमारी। ठीक है, और इस साइड पे हमारा पोस्टीरियर था, तो जो EMS वाली साइड है ये वाली साइड हमारी बन जाएगी वेंट्रल, और जहाँ पे हमारी ABP वाली साइड है ये हमारी साइड बन जाएगी डॉर्सल। तो सिंपली ऐसे हमारी डॉर्सल वेंट्रल एक्सिस जो है वो स्पेसिफाई होती है। अब उसके बाद कंट्रोल ऑफ ब्लास्टोमियर स्पेसिफिकेशन आ जाता है और इनकी सिग्नलिंग आ जाती है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि ये जो आपको चीज़ें मैंने दिखाई हैं ये इतनी सिंपल नहीं है। इनके अगर हम डीप में जाएं तो देयर आर सम जीन्स विच आर कंट्रोलिंग द फेट। ठीक है, स्पेसिफिकेशन देखने को मिलती है इसमें, कंडीशनल स्पेसिफिकेशन, ऑटोनोमस स्पेसिफिकेशन, जिससे हमारे क्वेश्चंस भी आगे आते हैं। ठीक है, सो दिस वाज टुडे कि कैसे हम दो एक्सिस को डेवलप कर रहे हैं, एंटीरियर और पोस्टीरियर, डॉर्सल और वेंट्रल, और बाकी का हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू गाइस, लाइक एंड शेयर अगर आपको समझ आया हो। अगर आपने ये समझना है तो साथ में नोटबुक लेकर ज़रूर बैठिए, क्योंकि अगर आप नोटबुक लेकर बैठेंगे आपको पता लगेगा कि कहाँ से आप नोट्स बना रहे हैं, तो कहाँ से इनिशिएट करेंगे। बिलीव, क्योंकि अगर आप अपने नोट से पढ़ते हैं तो वो काफ़ी इजी हो जाता है और बहुत ही कम टाइम में आप उसको रिवाइज़ कर सकते हैं। साथ में जब आप इसको पढ़ेंगे तो आप अपने गूगल वगैरह पर जाके एक बार C एलिगेंस का स्ट्रक्चर देखना, उससे आपको पिक्चराइज वे में थोड़ा सा चीज़ें क्लियर करने को ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। थैंक यू एवरीवन।